नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव माउंट हिंदी शिक्षक माउंट ओलिवेट स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ वाक्य भेद का दूसरा पार्ट, दूसरी वीडियो जो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। पहले वीडियो में हमने मेंशन कर चुका हूँ कि वाक्य के भेद क्या होता है, किस भेद पर जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मुख्य बिंदु है, मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर उस वीडियो को थोड़ा सा पहले में जाकर आप देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। और आज मैं लेके आ रहा हूँ अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद समझने के लिए कुछ मुख्य बिंदु होना चाहिए जो जिसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे वाक्य के घटक, वाक्य के अंग, कर्ता विस्तार, उद्देश्य विस्तार, और उद्देश्य वाक्य में किसके बारे में कहा जाता है। इस तरह से जो है आप इसके मुख्य बिंदु है। इस मुख्य बिंदु के बारे में पहले समझ लीजिए, फिर जाकर के हम अपने आधार पर चलेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पहले है वाक्य क्या है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, या सार्थक समूह को शब्द। ठीक है, शब्द के घटक क्या होते हैं। शब्द के मुख्य रूप से दो घटक होता है, कर्ता और क्रिया। यानी जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया न हो तो उस वाक्य का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। इसलिए मुख्य घटक के रूप में कर्ता और क्रिया रखा जाता है। और कर्ता क्या है, कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो कार्य को करता है उसे कर्ता कहते हैं। और क्रिया होता है जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, और वाक्य के अंग होता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और उद्देश्य क्या है इसके बारे में पहले समझ लीजिए। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। और वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। इस तरह जानना जरूरी है कि वाक्य उद्देश्य किसे कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। और वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देते हैं, भावना पौधों में पानी डाल रही है। भावना उद्देश्य हो गया, पौधों में पानी डाल रही है विधेय हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा विशेष जानना। और उसके बाद जो है हम आते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं। इसे जानना बहुत जरूरी है। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेध वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा विसम्यादिबोधक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, अब हम पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं कि विधानवाचक वाक्य क्या होता है। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य के द्वारा सामान्य कथन, अवस्था, संदेश, सूचना आदि का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पूरब में निकलता है। ठीक है, तो सूर्य पूरब में निकलता है क्या है, यह एक अवस्था है, स्थिति है कि सूर्य पूरब की स्थिति, पूरब की दिशा में निकलता है। तो यहाँ पर ये विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य में सामान्य कथन होना चाहिए, अवस्था होना चाहिए, संदेश होना चाहिए, सूचना होना चाहिए। ये सब के बारे में होता है, उसको हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है निषेधवाचक वाक्य क्या होता है। तो जिस वाक्य में से किसी कार्य के न होने का, निषेध का मतलब होता है नकारात्मक, नेगेटिव सेंटेंस, और विधानवाचक का मतलब होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में निषेधवाचक वाक्य, तो जिस वाक्य से किसी कार्य के न होने का बोध होता है, या जिस वाक्य में किसी कार्य का न होने का बोध होता है उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, यहाँ कार्य के न होने का बोध हो रहा है, इसलिए निषेधवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है। तो जिस वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, जिस वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं,
यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं, प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला है विस्मयादिबोधकवाद। अब विस्मयादिबोधकवाद क्या होता है? जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, भय आदि का बोध होता है, जिस वाक्य में से हर्ष, शोक, घृणा, भय आदि का बोध होता है उसे विस्मयादिबोधक और कहते हैं वाह क्या छक्का मारा है। यहाँ पर विस्मयादिबोधक शब्द का हुआ है, यानी खुशी है, हर्ष हुआ है। अब पांचवा है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक, जिस वाक्य से आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, सलाह आदि का बोध होता है उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप घर जा सकते हैं, आप घर जा सकते हैं। उसके बाद इच्छावाचक, जिस वाक्य से कहने वाले की इच्छा, आशीर्वाद, अभिलाषा आदि का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। अब संदेहवाचक वाक्य, तो जिस वाक्य से संदेह या संभावना का बोध होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद मैं घूमने जाऊं, शायद मैं घूमने जाऊं। अब लास्ट है संकेतवाचक वाक्य, तो जिस वाक्य से पहली मुख्य क्रिया दूसरी मुख्य क्रिया पर निर्भर करती है उसे संकेतवाचक कहते हैं। सिंपल सी चीज है कि जिस वाक्य से पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अब पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का मतलब क्या है कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब यहाँ पर देखते हैं कि दो जो है बता रहा है आपका, एक वर्षा होना, फसल अच्छे होना। तो ये फसल अच्छी होना डिपेंड किस पर करता है? वर्षा पर डिपेंड करता है। अगर वर्षा होगा तो फसल अच्छी होगी, नहीं तो नहीं। तो इसीलिए जो है एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो एक बार फिर इसको हम रिवाइज करा लेते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य, तो जिस वाक्य में सामान्य कथन, अवस्था, संदेश, सूचना आदि का बोध होता है उसे सामान्य, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य में क्रिया के न होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाता है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है या प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं। इसी प्रकार से विस्मयादिबोधक का, जिस वाक्य से हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध होता है उसे विस्मयादिवाचक कहते हैं। वाह क्या छक्का मारा है। इसी प्रकार से इच्छावाचक वाक्य, तो जिस वाक्य से कहने वाले की इच्छा, आशीर्वाद, अभिलाषा आदि का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। संदेहवाचक वाक्य, तो जिस वाक्य से संदेह या संभावना का बोध होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जो शायद मैं घूमने जाऊं। संकेतवाचक, जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है उसे संकेतवाचक कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। इस प्रकार के जो है इसका डेफिनेशन अगर आपको याद रहेगा, पेपर में इस तरह के डेफिनेशन तो नहीं आते, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें आपको जानकारी हो जाएगा तो आप इसके बारे में अच्छी तरह से बातें बता सकते हैं। पेपर में जैसा कोई भी संदेश अगर आता है तो चेंज करने के लिए देता है कि जैसे विधानवाचक वाक्य है, सूर्य पूरब में से निकलता है, इसको नेगेटिव में बताइए, नेगेटिव चेंज में यानी संदेश बदलिए, या निषेधवाचक वाक्य बदलिए। सिंपल से सूर्य पूरब में निकलता है तो सूर्य पूरब में नहीं निकलता है, या सूर्य पूरब से निकलता है, सूर्य पूरब से नहीं निकलता है। अब इसी प्रकार से अगर ये संदेश हो जाए, आप कहाँ जा रहे हैं, प्रश्नवाचक वाक्य हो रहा है, तो अब इसको मान लीजिए कि विस्मयादिबोधक में चेंज करना हो तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, आपके हर्ष या एक आश्चर्य, सडनली फीलिंग ऑफ माइंड, अगर माइंड में आ रहा है वहाँ पर विस्मयादिबोधक होता है। अब जैसे मान लीजिए
आपकी लंबी उम्र हो, तो सिंपल हो गया। लेकिन अगर इसी को अगर इच्छावाचक में तो ईश्वर ने लंबी उम्र दें। इस प्रकार से ये सेंटेंस जो आते हैं एक से दूसरे में चेंज करना, एक दिया रहेगा, विधान दिया रहेगा तो प्रश्नवाचक में पूछेगा, आज्ञावाचक में पूछेगा, इच्छावाचक में किसी में पूछ देगा। तो अगर अच्छी तरह से सिस्टम आपको मालूम है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम हो, डेफिनेशन मालूम रहेगा, तो आप उसके बारे में आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो एक बुक में आप कोशिश करना चाहिए कि बुक को रीड करिए और अधिक से अधिक उदाहरण को रिवाइज कीजिए, तो इसकी एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा कि विधानवाचक वाक्य को हम निषेधवाचक वाक्य में कैसे चेंज कर सकते हैं और संदेहवाचक वाक्य में कैसे चेंज कर सकते हैं, संकेतवाचक में कैसे चेंज कर सकते हैं। जिस प्रकार से कोई सेंटेंस आता है पहचानने के लिए आता है कि बताइए कि ये कौन किस प्रकार का अर्थ के आधार पर इसका भेद बताइए। जैसे कहा जाए वाह आपने तो कमाल कर दिया, अब इससे बताइए कि इसमें से कौन सा है। तो वाह देखिए यहाँ पर है, समालवाचक हो गया, ये वाक्य हो गया। आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो। अब यहाँ पर नहीं शब्द आ गया है, निषेधवाचक वाक्य। एक सेंटेंस को देख करके आप बता सकते हैं, वाक्य को देख करके बता सकते हैं कि अब किस प्रकार के वाक्य। अगर ये सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से याद रहेगा फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि रचना के आधार पर वाक्य के क्या भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य क्या भेद होते हैं। वाक्य भेद केवल दो ही आधार पर किया गया है, रचना के आधार पर किया गया है, एक अर्थ के आधार पर किया गया है। ठीक है, तो अभी यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को थोड़ा बार बार आप देखते रहिए, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सो अब आज हमारे हिसाब से अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पूरा हो गया है। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।